हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आई होप मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल आप लोगों की नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी मदद कर पा रहा होगा। लेक्चर वीडियोस के माध्यम से आप लोगों की जो तैयारी है उसको एक नए आयाम तक पहुंचाने की पूरी जद्दोजहद जारी है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट की एग्जामिनेशन अब हाल फिलहाल में आने ही वाली है। जल्दी उसके बारे में एडमिट कार्ड वगैरह और भी नोटिफिकेशन जो भी उसके रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन हैं वो सारे जारी कर दिए जाएंगे। तो हम सबका पूरा फोकस होना चाहिए आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, आरआरबी नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट की जो एग्जामिनेशन है। साथ ही साथ हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा माय डियर स्टूडेंट, जिसके ऊपर हमें फोकस रखना होगा, वो होगा हमारे एनएचएम के सीएचओ के पेपर है। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, बिहार सीएचओ का पेपर है वो एकदम कैंसिल कर दिया गया। कुछ फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, फ्यूचर सीएचओज हैं, वो एग्जाम सेंटर पे पहुंचे और उनको बाहर चस्पा किया हुआ, बाहर दीवार पे, सेंटर के बाहर दीवार पे चिपकाया हुआ पूरा पोस्टर मिला था कि एग्जाम है वो कैंसिल कर दी गई। तो दोबारा जल्द ही बिहार हेल्थ सोसाइटी है वो भी जल्द ही सीएचओ की रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन उसको करवाएगा। तो हम सबको अपनी तैयारी को लगातार जारी रखना चाहिए जब तक कि हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। आई थिंक स्टूडेंट्स, मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल आप लोगों के लक्ष्य को प्राप्त करने में आप लोगों की पूरी मदद कर रहा होगा। मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के शॉर्ट वीडियोज हैं जो कि रैपिड रिवीजन सीरीज के माध्यम से आप लोगों को ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी नर्सिंग के बारे में एक जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनके बारे में पूरा अच्छे से बताया जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग वन लाइनर जो सीरीज है, रैपिड रिवीजन सीरीज, उसको भी इंजॉय कर रहे होंगे। साथ ही साथ जो हमारे लेक्चर वीडियोज की जो सीरीज है उसको भी आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था कि हम एड्रिनल ग्लैंड के डिसऑर्डर्स के बारे में बात कर रहे थे, और एड्रिनल ग्लैंड के डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हुए हमने ये देखा था कि एड्रिनल ग्लैंड के अंदर क्या था, एक इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर हमने पढ़ा था, वो था हमारा एडिशन डिजीज। तो एडिशन डिजीज या एड्रिनल इनसफिशिएंसी, जिसके अंदर क्या होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है वो डिक्रीज हो जाते हैं। उसका मेन इंपॉर्टेंट रीजन रहता है, जो ईटियोलॉजी रहती है वो रहती है उसकी ऑटोइम्यून ईटियोलॉजी फिर रहती है। वो दो प्रकार का था, हम बात कर चुके हैं, प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी और सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर जब प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो प्रॉब्लम प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी की वजह से हुई होगी या फिर वो प्रॉब्लम हुई है सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी की वजह से, बट वहाँ पर जो प्रॉब्लम हुई है उसकी वजह से माय डियर स्टूडेंट हम लोगों ने क्या, हमें जो साइन एंड सिम्टम्स जो प्रोड्यूस हो रहे थे वो हम लोगों ने डिस्कशन किए थे। आई होप आप लोगों को समझ में भी आए। अगर किसी भी स्टूडेंट को क्लास लेते समय कोई भी डाउट रहा है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने बात करी थी डायग्नोस्टिक टेस्ट की, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जिनका यूज करके हम एडिशन डिजीज के बारे में पता कर सकते हैं। मैं टेक्निकल टीम से एक बार रिक्वेस्ट है कि एक बार आप क्लास को देखिए सही है या नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी सिग्नल नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। आई थिंक यहाँ तो हमारा कनेक्शन कट चुका है ऑनलाइन से बच्चों से। अगर ऐसा है तो मैं फिर रिकॉर्डेड क्लास वहाँ पे डाल दूँ। तो हम लोगों ने देखा था माय डियर स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने ACTH, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल्स थे, sorry, जो इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट थे उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, और हम लोगों ने ये देखा था कि कौन कौन से ऐसे डायग्नोस्टिक टूल्स हैं जिनका यूज करके हम पेशेंट के अंदर एडिक्शन डिजीज के बारे में पता लगा सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप सब लोगों को समझ में भी आया होगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट रह रहा है क्लास के अंदर तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे स्टूडेंट। टेक्निकली टीम अपना रेस्पॉन्स है, कोई क्लास नहीं आ रही ऑनलाइन, चल ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी स्पीड नहीं आ रही है, इंटरनेट बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो आई स्टॉप स्ट्रीमिंग एंड कंटिन्यू द रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डेड फॉर्म में ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए डाल दूँ। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने देखा था कि हम ACTH, हमने एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक स्टिमुलेशन टेस्ट है वो देखा था। टेस्ट के बारे में हमने देखा कि किस प्रकार से हम ACTH का यूज करके जो
एक्सटर्नली प्रिपेयर्ड एंड सिंथेटिक जो एसीटीएच हार्मोन प्रिपरेशन है उनका यूज करके हम किस प्रकार से एडिशन डिजीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा ये टेस्ट। उसके बाद हम लोगों ने देखा था माय डियर स्टूडेंट्स, हार्मोन एनालिसिस हम करवा सकते हैं कि हम पेशेंट के अंदर एसीटीएच है, साथ ही साथ उसके जो कैटेकोलामाइन लेवल है उनका पता कर सकते हैं, साथ ही साथ ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड का पता कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट है सीटी स्कैन हमने करवाया कि हमें ये देखना था कि पेशेंट के अंदर जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके अंदर तो कोई ट्यूमर वगैरह नहीं है जिसकी वजह से ये सिक्रेशन है वो क्या हो गए, जो हार्मोन्स का जो प्रोडक्शन था, जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन का जो प्रोडक्शन था वो कम हो गया, कोई उसकी वजह से तो नहीं हो रहा है। दूसरा हम लोगों ने देखा फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करके हम पता लगा सकते हैं, डिहाइड्रेशन के साइन मिलेंगे, लेथार्जिक हमें पेशेंट मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइन है जो मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा। मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री के बारे में देख सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे यूरिन एग्जामिनेशन। तो यूरिन एग्जामिनेशन रूटीन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम करवाएंगे, और रूटीन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के अंदर हमें क्या पता लगेगा कि पेशेंट के यूरिन के अंदर क्या आएगा, ग्लूकोज आने, ग्लूकोज आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो सोडियम है उसका लेवल और जो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हमें क्या मिलेगी, कम मिलेगी, बिकॉज क्योंकि वाटर और सोडियम का लॉस ज़्यादा वहाँ पर होता है। नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया कल की क्लास के अंदर मैनेजमेंट के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था, मैनेजमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने देखे थे तो हमें ध्यान रखना है एक तो वाइटल साइंस का, बिकॉज वाइटल साइन इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि इस कंडीशन के अंदर आपका हाइपोटेंशन और टेकिकार्डिया आपको देखने को मिल रहा है, पोटेंशियल और टेकिकार्डिया आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से आप लोग देखोगे, आप लोग समझ पाओगे कि किस प्रकार से पेशेंट की बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, कैसे सोडियम का लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम है वो देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद मैंने ये देखा स्टूडेंट, उसके बाद हमने देखा कि वेट मॉनिटरिंग भी जरूरी है। वेट मॉनिटरिंग है वो पेशेंट के डायरेक्टली फ्लूइड लेवल को इंडिकेट कर रही है, फ्लूइड लेवल, पेशेंट की बॉडी के अंदर कोई फ्लूइड लेवल से रिलेटेड तो प्रॉब्लम नहीं है, कोई एडिमा तो नहीं है, एडिमा तो नहीं है या डिहाइड्रेशन तो नहीं है, इन सब के बारे में हम ये बता रहे हैं, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सारे डाउट का आपको सही और सटीक जवाब मिलेगा। नेक्स्ट है इनटेक आउटपुट चार्ट, वो चार्ट हमें मेंटेन करना होगा, क्योंकि इनटेक आउटपुट चार्ट अगर हम मेंटेन करेंगे ना तो उस समय हमें पता लगेगा कि पेशेंट की बॉडी से वाटर लॉस कितना हो रहा है, वाटर लॉस के बारे में हमें पता लग जाए, ठीक है स्टूडेंट। साथ ही साथ सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स उनकी मॉनिटरिंग करनी जरूरी होगी। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स की मॉनिटरिंग करनी जरूरी क्यों होगी, क्योंकि ये जो सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये मोस्ट कॉमनली हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में हेल्प है। तो सो दैट माय डियर स्टूडेंट हमें इन सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, सिंथेटिक प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड और मिनरलोकॉर्टिकोइड हमें एडमिनिस्टर करने हैं। सिंथेटिक प्रिपरेशन हमें क्या करनी है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड की और मिनरलोकॉर्टिकोइड की हमें सिंथेटिक प्रिपरेशन है वो क्या करनी है, एडमिनिस्टर करनी है। और वो एडमिनिस्टर जब हम करेंगे तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट। यहाँ पर आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू है कि जब भी कोई एड्रिनल इनसफिशियंसी का पेशेंट होता है, ठीक है, पेशेंट ऑन एड्रिनल इनसफिशियंसी पेशेंट, कौन सा पेशेंट है, एड्रिनल इनसफिशियंसी, एड्रिनल इनसफिशियंट, एड्रिनल इनसफिशियंसी का पेशेंट है, ठीक है। और इस पेशेंट को आप क्या कर रहे हो माय डियर स्टूडेंट, इस पेशेंट को आप क्या कर रहे हो, बाहर से सिंथेटिकली ग्लूकोकोर्टिकोइड दे देते हो, सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड, सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड ग्लूकोकोर्टिकोइड दे रहे हो, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड। सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड का मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड का मतलब यहाँ पे है जो आपने बाहर से सिंथेसाइज कर रखा था उसी को आप पेशेंट को एडमिनिस्टर कर रहे हो। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें पेशेंट को इन सब के साथ ये जो ग्लूकोकोर्टिकोइड आप दे रहे हो,
इस ग्लूकोकॉर्टिकोइड के साथ हमें क्या करना होगा, पेशेंट को पेशेंट को हमें क्या करना है, ये क्या करता है, अब देखो सिंथेटिकली ग्लूकोकॉर्टिकोइड आपने दिया, तो ये सिंथेटिकली ग्लूकोकॉर्टिकोइड जैसे ही जाता है, टेक्निकल टीम को क्या हुआ है, सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड हमारी जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड है, अगर वो आप किसी पेशेंट को दे रहे हो, जैसे ही आप किसी पेशेंट को सिंथेटिकली ग्लूकोकॉर्टिकोइड या दे रहे हो, एडमिनिस्टर कर रहे हो, तो उस समय क्या होता है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन रहा है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा और थोड़ा सा दिमाग लगा करके चलिएगा, कि जैसे ही आप पेशेंट को सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड ग्लूकोकॉर्टिकोइड से एडमिनिस्टर करते हो, तो ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड क्या करता है माय डियर स्टूडेंट, स्टिमुलेट करता है, ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड क्या स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट करता है, किस चीज को स्टिमुलेट करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा ओस्टियोक्लास्ट सेल, ये स्टिमुलेट करेगा ओस्टियोक्लास्ट ओस्टियोक्लास्ट सेल्स का जो प्रोलिफरेशन है, ओस्टियोक्लास्ट सेल्स का प्रोलिफरेशन उसको स्टिमुलेट करता है, पहला। दूसरा ये क्या करता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये ओस्टियोब्लास्ट सेल्स है, यहाँ इनहिबिट द inhibit the function of inhibit the function of osteoblast cells, ये ओस्टियोब्लास्ट सेल्स के जो फंक्शंस हैं उनको स्टॉप कर देता है। तो अब माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर फोकस करने की जो चीज है वो क्या है, कि यहाँ पर ओस्टियोक्लास्ट सेल्स के जो फंक्शन या जो एक्टिविटीज है वो क्या हो गई हैं, इंक्रीज हो गई हैं, ओस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटीज है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और जैसे ही आप ओस्टियोक्लास्ट सेल्स की एक्टिविटीज उसको इंक्रीज करते हो, ठीक है, आप ओस्टियोक्लास्ट सेल्स की एक्टिविटीज है, जैसे ही उस ओस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटीज को आप इंक्रीज की, तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, इट कॉज है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये क्या करता है, ऑस्टियोपोरोसिस कोज कर देता है, क्या कोज कर देता है, ऑस्टियोपोरोसिस कोज कर देता है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को सबको समझ में भी आ रहा होगा कि किस प्रकार से ध्यान रखने का है, कि जब भी किसी एड्रिनल इनसफिशिएंसी वाले पेशेंट को हम ग्लूकोकॉर्टिकोइड एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो उस समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पेशेंट को हमें हमेशा ग्लूकोकॉर्टिकोइड जब हम बाहर से दे रहे हैं तो उस समय उसको कैल्शियम एंड विटामिन डी हमें एडमिनिस्टर करने होंगे। क्यों करने होंगे, वो इसलिए करने होंगे क्योंकि जो बाहर से आपने सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड आपने जो ग्लूकोकॉर्टिकोइड एडमिनिस्टर किया है, वो जैसे ही आपने बॉडी में इंट्रोड्यूस करने के साथ ही वो क्या कर रहा है, वहां पे ओस्टियोक्लास्ट सेल की जो एक्टिविटीज है उसको क्या कर रहा है, इंक्रीज कर देता है। और जैसे ही ओस्टियोक्लास्ट सेल्स की एक्टिविटीज है वो इंक्रीज होती है, तो बोन का रिजॉर्प्शन ज्यादा होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस, यानी यहाँ पे मैं ऑस्टियोपोरोसिस की बजाय अगर मैं यहाँ लिखूँ इंक्रीज, क्या करेगा देखना, इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन, ये बोन का रिजॉर्प्शन है उसको इंक्रीज कर देगा। और बोन का जब रिजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है, यानी कि जब बोन का रिजॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस उसे कहा जाता है। तो अगर आप किसी पेशेंट को बाहर से ग्लूकोकॉर्टिकोइड एडमिनिस्टर कर रहे हो और उसको आप विटामिन डी और कैल्शियम एडमिनिस्टर नहीं करते हो, तो उसे क्या हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। अब यहाँ पर आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू बन रहा है, एमसीक्यू क्या बन रहा है माय डियर स्टूडेंट, कि आपके पास एक पेशेंट है एडिशन डिजीज का, उसको आप केयर कर रहे हो, और आपने केयर किया, केयर करके अपने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया, यानी कि आपके पास पेशेंट आया, वो कह रहा था मेरे को एडिशन डिजीज है और परमानेंटली ऑटोइम्यून था, और मेरे को यहाँ पे डॉक्टर ने क्या किया है, सिंथेटिकली जो प्रिपेयर्ड ग्लूकोकॉर्टिकोइड है वो लेने को कहा है। और अब मेरी कंप्लेन ये है कि मेरी बोन के अंदर पेन हो रहा है, मेरी बोन पेन होने लग गया है, लेग्स है वो मेरे वीक हो गए हैं, साथ ही साथ वहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, फ्रैक्चर हो रहा है, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारी कंप्लेन के साथ अगर पेशेंट आपके पास आता है,
तो उस कंडीशन के अंदर आप लोगों को क्या देखना होगा, वहां पर ये देखना होगा आप लोगों का आंसर क्या होगा कि ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर या फिर ये ऑस्टियोपोरोसिस बोन के अंदर क्यों हुआ। ये ऑस्टियोपोरोसिस बोन के अंदर क्यों हुआ, बिकॉज क्योंकि आपका पेशेंट लॉन्ग टर्म से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी के ऊपर है, यानी कि वो एचआरटी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के ऊपर था। किस पे था, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की हार्मोन रिप्लेसमेंट। और उसकी वजह से क्या हुआ, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स की एक्टिविटी बढ़ी, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स उनके फंक्शन डिक्रीज हो गए, जिसकी वजह से वहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से ये जो एमसीक्यूज हैं वो आप लोगों को आ सकते हैं। तो इसीलिए मैं डाउट आपका पहले से ही क्लियर करते हुए चल रहा हूँ कि किस प्रकार से कि ग्लूकोकोर्टिकोइड अब जब आप दे रहे हो तो वो कैसे ऑस्टियोपोरोसिस खोज करते हैं। ठीक है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर माय डियर स्टूडेंट अभी तक किसी को समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि ये जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंटिव मेजर क्या है, किस प्रकार से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसका देखो प्रिवेंटिव मेजर, प्रिवेंटिव मेजर, तो जो प्रिवेंटिव मेजर है माय डियर स्टूडेंट, किस प्रकार से प्रिवेंशन होगी। तो जो इसका प्रिवेंटिव मेजर है उसका प्रिवेंटिव मेजर कैसे होगा, उसका प्रिवेंटिव मेजर ऐसे होगा कि आपको क्या करना है, प्रोवाइड प्रोवाइड कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट, कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंट विथ ग्लूकोकॉर्टिकोइड, ग्लूकोकॉर्टिकोइड। और ग्लूकोकॉर्टिकोइड के साथ आपको क्या देना पड़ेगा वहां पर, विटामिन डी, और आप कैल्शियम सप्लीमेंट है वो आप पेशेंट को एडमिनिस्टर कर दो, जिसकी वजह से क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वहां पर आप लोगों को पेशेंट के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस का जो रिस्क है ग्लूकोकॉर्टिकोइड की वजह से वो क्या मिलेगा, कम मिलेगा, और आपका पेशेंट है वो लॉन्ग टर्म तक इफेक्टिव एचआरटी इस थेरेपी पे रह सकेगा। अगर वो लंबे समय तक है आपने ये नहीं दिया तो वहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस है वो खोज हो सकता है। तो ये मैं कल की क्लास में आप लोगों को ये बता रहा, ठीक है, कल की क्लास में देखा, आज हमने इसको अच्छे से, क्योंकि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन के निकल रहा है जो कि नॉर्थ सेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लोगों के लिए आरआरबी में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ग्लूकोकॉर्टिकोइड थेरेपी अगर पेशेंट को हार्मोनल रिप्लेसमेंट में हम दे रहे हैं तो उस समय पेशेंट को ग्लूकोकॉर्टिकोइड थेरेपी के साथ हमें पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है वो क्यों हो रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड थेरेपी आप दे रहे हो पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस क्यों हो रहा है, तो उसका रीजन मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में भी आया होगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट वन है कि जब भी हम पेशेंट की केयर कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, एडिशन क्राइसिस के हमें क्या करना है, सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, क्या करना है, ऑब्जर्व द सिम्टम्स ऑफ, ऑब्जर्व साइन ऑफ, किस चीज के साइन में, ऑब्जर्व द साइन ऑफ ऑस्टियो, सॉरी नॉट ऑस्टियो, किस चीज के हमें साइन हमें देखने हैं, हमें साइन देखने होंगे किस चीज के, ऑस्टियो नहीं है, हमें साइन देखने पड़ेंगे एडिशन क्राइसिस के, एडिशन क्राइसिस। तो अब यहाँ पे बात आती है एडिशन क्राइसिस। एडिशन क्राइसिस क्या होता है, तो एडिशन क्राइसिस की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूँ कि एडिशन क्राइसिस क्या है, तो एडिशन क्राइसिस का मतलब होगा एक्सट्रीमली डिक्रीज लेवल ऑफ, एक्सट्रीमली डिक्रीज लेवल ऑफ, किस चीज का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड, एक्सट्रीमली डिक्रीज लेवल ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, हार्मोन दैट इज, कौन कौन से हार्मोन है, कौन कौन से हार्मोन है जिनका लेवल है वो एक्सट्रीमली डिक्रीज हो रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट वन आएगा आपका ग्लूकोकोर्टिकोइड और दूसरा आएगा आपका मिनरलोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड एंड और एंड्रोजन। इनका लेवल अगर एक्सट्रीमली डिक्रीज हो जाता है, एक्सट्रीमली डिक्रीज होने का मतलब है कि बहुत ज्यादा ही डिक्रीज हो गया है, तो वो कंडीशन माय डियर स्टूडेंट्स क्या कहलाती है वहां पर, आपका एडिशन
क्राइसिस कहलाती है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अगर मेरे किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट रह रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और ये वाला जो आप लोगों के लिए मैंने बताया है, ये वाला जो हम लोगों ने अभी राउंड में लिख रखा है, वो आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू का काम करेगा, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा और आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो जब भी हमें ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, अब ये एडिशन क्राइसिस वो किस कंडीशन की वजह से डेवलप हो सकता है, तो एडिशन क्राइसिस डेवलप हो सकता है क्यों होगा, कि हमें हमारे पेशेंट को कौन सी ऐसी कंडीशन हैं जो पेशेंट को एडिशन क्राइसिस की तरफ लेकर के जा रही हैं। कौन कौन सी कंडीशन है? पहला, स्ट्रेस, स्ट्रेसफुल सिचुएशन। पेशेंट को, आपको कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वो नहीं देनी है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन का मतलब है, हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है वो इंक्रीज होते हैं। स्ट्रेस की कंडीशन के अंदर जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड का लेवल है वो इंक्रीज होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज कर दिया जाता है एज ए इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है। फाइट एंड फ्लाइट वाला रेस्पॉन्स याद आ रहा होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ। फाइट एंड फ्लाइट, या तो करो या मरो वाला, लड़ो या भागने वाला, वो रेस्पॉन्स एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा ही दिया जाता है। तो उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन के अंदर ये सारी सिचुएशन अब यहाँ पर पहले से कम था। ठीक है। एडिशन डिजीज के अंदर हमने बात करी थी कि एड्रिनल इनसफिशियंसी थी। आपने पेशेंट को स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर और डाल दिया। ने क्या किया, पेशेंट को स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर और डाल दिया। अब जैसे ही आपने पेशेंट को स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर डाला तो बॉडी की डिमांड बढ़ी किस चीज़ की। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ, देखो कैसे, कि जो आपकी स्ट्रेसफुल कंडीशन है, स्ट्रेसफुल कंडीशन है, वो स्ट्रेसफुल कंडीशन क्या करती है, इंक्रीज डिमांड कर देती है। इंक्रीज कर देती है डिमांड ऑफ, किस चीज़ की डिमांड को बढ़ा देती है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन डिमांड किसकी बढ़ाएगी, ग्लूकोकॉर्टिकोइड की। ग्लूकोकॉर्टिकोइड, और अगर इसको अच्छे से लिखना चाहूँ एक ही वर्ड के अंदर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन। एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है उनकी डिमांड है वो बढ़ जाती है। अब डिमांड पहले से ऑलरेडी कम थी। ठीक है। डिमांड यहाँ पर मैं बात बात बताता हूँ आप लोगों को, देखो डिमांड क्या थी। ठीक है। ऑलरेडी क्या है वहां पर, ऑलरेडी वहां पर क्या है, एड्रिनल इनसफिशियंसी, एड्रिनल इनसफिशियंसी, एड्रिनल इनसफिशियंसी है बिल्कुल है जी। एड्रिनल इनसफिशियंसी थी। अब यहाँ पे डिमांड और बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कंडीशन मिलके क्या करेंगी, यहाँ पर क्या कोज हो जाएगा पेशेंट को, एडिशन क्राइसिस। क्या कोज हो गया, एडिशन क्राइसिस। तो ये क्या हो गया, हाहाकार मच गया, एडिशन क्राइसिस हो गया बॉडी के अंदर कि हमें तो ग्लूकोकॉर्टिकोइड कहीं से भी ला के दो, चाहिए ही चाहिए। दूसरा, एक तो आपकी स्ट्रेसफुल कंडीशन होगी जो क्या कर रही है वहां पर एडिशन क्राइसिस कोज कर सकती है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट को हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन में नहीं डालना है। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है आपका इन्फेक्शन। अगर पेशेंट के अंदर कोई भी अक्यूट इन्फेक्शन होता है, अक्यूट इन्फेक्शन होता है, अगर पेशेंट के अंदर कोई भी अक्यूट इन्फेक्शन होता है तो उस अक्यूट इन्फेक्शन की वजह से, उस अक्यूट इन्फेक्शन की वजह से बॉडी पे स्ट्रेस आता है, उसको ट्रीट करना है। ठीक है। बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है, तो बॉडी पे क्या आया, स्ट्रेस आया इन्फेक्शन की वजह से, और जैसे ही ये स्ट्रेस आया तो वहाँ पर डिमांड वापस बढ़ी। तो सेम ऊपर वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा कि पहले से कमी थी, एड्रेनल इनसफिशियंसी थी, डिमांड और बढ़ गई तो क्राइसिस डेवलप हो जाता है। ठीक है। थर्ड वन देखा तो हम बात कर सकते हैं ट्रोमा। ट्रोमा, ठीक है, ट्रोमा। ट्रोमा, चोट लगेगी, किसी को भी चोट लग रही है, बॉडी में चोट लगी तो डेफिनेट है कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ ब्लड विथ ब्लड है, प्लेटलेट्स है, फ्लोटिंग फैक्टर्स है, उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। वहाँ पर हीलिंग प्रमोट करवाने के लिए जो
सेल्स है उनको एक्सेसिव वर्क करना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है, तो उनको क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन वगैरह है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो उस समय वहाँ पर क्या हो सकती है स्टूडेंट, बहुत सारी प्रॉब्लम। मतलब ट्रॉमा भी एक प्रकार का बॉडी पे स्ट्रेस है, जिसकी सॉरी, जिसकी वजह से वहां पर क्या हो सकता है, बॉडी के अंदर एड्रेनल इनसफिशिएंसी प्लस इंक्रीज डिमांड क्या कर सकती है, दोनों एडिशन क्राइसिस को cause कर सकती है। फोर्थ वन इंपॉर्टेंट कोड, सर्जरी। ये एक बात हमेशा याद रखना माय डियर स्टूडेंट, कि सर्जरी है वो हमेशा एक इज एन स्ट्रेसफुल कंडीशन, इज एन स्ट्रेसफुल कंडीशन। सर्जरी हमेशा एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है। स्ट्रेसफुल कंडीशन का मतलब है कि ये बॉडी के लिए एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हो अगर किसी भी पेशेंट की कोई सर्जरी है तो उसको सबसे पहले एंजाइटी रहती है, ठीक है, फियर रहता है उसको कि क्या होगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगा। सर्जरी होती है तो बॉडी के अंदर क्या होता है, हाँ, आपके वुंड बनता है, वुंड है, ठीक है, तो वुंड है वो भी आपकी बॉडी के ऊपर हीलिंग के लिए अब स्ट्रेस आ गया, वहाँ पर भी ग्लूकोकोर्टिकोइड मेनलोकोर्टिकोइड की जरूरत होगी। तो ये सारी कंडीशंस मिल करके क्या करती है माय डियर स्टूडेंट, वहाँ पे स्ट्रेस कोज करती है। क्या कोज कर रही है? कोज स्ट्रेस। ठीक है, और ये स्ट्रेस कोज किया, और इस स्ट्रेस को कोज करने की वजह से वहां पर क्या हो रहा है माय डियर स्टूडेंट, एड्रिनल इनसफिशियंसी थी, उसके बाद वापस से स्ट्रेस आया है, तो वो क्या कोज कर देता है, वो कोज कर देगा एडिशन क्राइसिस को। ध्यान रखना जब भी कोई पेशेंट एडिशन, डायबिटीज पेशेंट, पेशेंट विथ डायबिटीज मेलाइटस, ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ, एमसीक्यू है। डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है, उसकी सर्जरी है, ठीक है, प्लान फॉर सर्जरी या पोस्टेड फॉर सर्जरी लिखते हैं प्लान में। डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है और वो क्या क्या किया गया है, पोस्टेड फॉर सर्जरी। उसको क्या किया गया, पोस्टेड फॉर सर्जरी, उसको पोस्टेड फॉर सर्जरी, वो सर्जरी के लिए पोस्ट किया गया है। तो सर्जरी के लिए अगर जब वो पोस्ट किया गया है तो ध्यान रखना दो चीजें वहां पर होती है, एक तो उसको एनबीएम रखना है, एनबीएम रखेंगे, एनबीएम रखेंगे तो उसका बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है, ठीक है, एनबीएम रखेंगे। दो कंडीशन आ रही है देखना आप। पहली कंडीशन एन पी ओ और सर्जरी, ऐसा लिखा है मैंने सर्जरी को, ठीक है, सर्जरी के लिए उसको एनबीएम रखना है। दूसरा, दूसरा पॉइंट, सर्जरी थी, ये सर्जरी है, ये क्या कोज कर रही है, स्ट्रेस कोज कर रही है। पेशेंट को तो स्ट्रेस हो गया ना कि मेरे साथ क्या होगा, मैं जिंदा बचूंगा नहीं बचूंगा, ऑपरेशन में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अपन कंसर्न ले लेते हैं कि ये चीजें हो सकती हैं, ऐसे ऐसे हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, हम कंसर्न लेते हैं, तो पेशेंट डर जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट की बॉडी में क्या आ गया, स्ट्रेस आया। स्ट्रेस आया तो क्या होगा, अगर मान लीजिए एक नॉर्मल पेशेंट है उसको अगर उसकी एड्रिनल ग्लैंड प्रॉपर फंक्शनिंग है और उसको डायबिटीज है, डायबिटीज के साथ उसको सर्जरी में पोस्ट करे तो क्या होगा, इंक्रीज ग्लूकोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड बढ़ा, ग्लूकोकोर्टिकोइड बढ़ेगा तो क्या होगा, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज लेवल। जहां आपने सर्जरी के लिए पेशेंट को एनबीएम रखा है तो ये कंडीशन क्या कर रही है, ये कंडीशन करती है ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज लेवल को ये कर रही है, क्या कर रही है, डिक्रीज। बट यहाँ पर पेशेंट को आपने सर्जरी का दे दिया स्ट्रेस, और स्ट्रेस दिया तो स्ट्रेस में क्या हुआ, ग्लूकोकोर्टिकोइड रिलीज हुआ, इंक्रीज हुआ, और यहाँ पे ग्लूकोकोर्टिकोइड लेवल है वो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहे हैं। तो जो इंसुलिन की यहाँ पर जो मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा था, जो बताना चाह रहा था, वो बताना चाह रहा था मैं आप लोगों को कि इंसुलिन डोज शुड बी कंसल्ट विथ डॉक्टर बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो इंसुलिन की डोज है वो शुड बी कंसल्ट करनी है विद द डॉक्टर बिफोर द एडमिनिस्टर। ऐसा नहीं कि जो पहले से चला आ रहा था वही डाल दिया, वो नहीं डालना है, क्योंकि पहले जब था तो पेशेंट में एक तो स्ट्रेस नहीं था और दूसरा वो पेशेंट भूखा नहीं था, एनबीएम भी है, स्ट्रेस है, तो उसकी वजह से डोजेज में अल्ट्रेशन आएगा। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वहां पर हमें
जो इंसुलिन की डोज है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बताया है। ये कंडीशन हमें क्या नहीं करनी है, पेशेंट को फील नहीं होने देनी है। अगर ये कंडीशन पेशेंट को फील होती है तो उस कंडीशन के अंदर हो सकता है कि हमारे पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ जाए, हो सकता है पेशेंट के अंदर चेंजेज आए और ब्लड ग्लूकोज लेवल के कुछ सर्जरी में प्रॉब्लम, तो वो सारी कंडीशन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन यहाँ पे कर ली थी। ये तो था कुछ एक्स्ट्रा जो आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था, ताकि आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से चलती रहे, साथ ही साथ जो अदर कॉन्सेप्ट है वो भी हम साथ में लेकर के चल सकें। इसके बाद हमारा, अगर हम टॉपिक की बात करें तो हमारे टॉपिक की अगर हम बात करेंगे तो टॉपिक की जब हम बात करेंगे तो उस टॉपिक से बात ये है कि अब हमें पेशेंट को एजुकेशन देनी है। पेशेंट को ये डिजीजें हो गई, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे पेशेंट चला गया और अब हमें पेशेंट को विटामिन डी वगैरह दे करके भेज दिया, कैल्शियम विटामिन डी हम दे रहे हैं। ठीक है जी, इतना चल रहा है। अब हमें पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन क्या देनी होगी कि एडिशन डिजीज के अंदर पेशेंट के अंदर क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो हेल्थ एजुकेशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हेल्थ एजुकेशन या पेशेंट एजुकेशन कर सकते हैं यहाँ पे हम, पेशेंट एजुकेशन, कि हमें पेशेंट को क्या एजुकेशन देनी है। अब हमें पेशेंट को क्या एजुकेशन देनी होगी, तो पेशेंट को हमें एजुकेशन देनी है। ठीक है, पहली एजुकेशन प्रिपेयर, हमें क्या करना है पेशेंट को, पेशेंट शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर, ये लाइनें कम करके मैं थोड़ा सा वैसे डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूँ। प्रिपेयर्ड फॉर, प्रिपेयर्ड फॉर लाइफ लॉन्ग एचआरटी। अब एडिशन डिजीज हो गई तो इम्यून डिजीज मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज है। अगर ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से अगर पेशेंट के अंदर वहाँ पर एडिशन डिजीज हो गई है, एड्रिनल इनसफिशिएंसी हो गई, तो हमें पेशेंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा, मेंटली उसे प्रिपेयर करना पड़ेगा कि भैया अब आपको लाइफ लॉन्ग हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे रहना होगा। और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में आपको दो हार्मोन्स मिलेंगे। मोस्ट कॉमनली जो हार्मोन दिया जाएगा वो दिया जाएगा ग्लूकोकोर्टिकोइड, और दूसरा हार्मोन दिया जाएगा मिनरलोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड। ये दो हार्मोन आपको सबसे ज्यादा दिए जाएंगे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के दौरान। ठीक है, तो उसके लिए हमें पेशेंट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक तो पेशेंट आपके पास आया था तो उसको कुछ पता नहीं था, वो सब चल रहा था उसकी लाइफ में, सब सेटल था, लेकिन पेशेंट आपके पास आया तो आपने क्या किया, पेशेंट को बता दिया कि भैया आपको ये डिजीज है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई है और अब आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट, तो उसके लिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गई, तो उसको रीएश्योरेंस प्रोवाइड करवाना है, जब उसे प्रिपेयर करना है मेंटली कि हाँ ठीक है, सबके साथ होता है या मेरे साथ हो गया, मुझे मेरी लाइफ स्टाइल में मुझे ये चेंजेस करने पड़ेंगी, तो वो सारी चीज़ें हमें पेशेंट को सिखानी पड़ती। ठीक है, दूसरा, हम सब जानते हैं कि ग्लूकोकोर्टिकोइड और मेंडेलोकोर्टिकल, यानी कि जो हम बात करें तो जो ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन है या जो आपके एड्रिनल ग्लैंड के जो एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स है वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी में भी हेल्प करते हैं, कैसे करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, साथ ग्लूकोज लेवल मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर पेशेंट की एड्रिनल ग्लैंड है वो प्रॉपर फंक्शन ही नहीं कर रही, तो अब यहाँ पर क्या होगा, इम्यून सिस्टम भी थोड़ा सा डिक्रीज होगा, इम्यून सिस्टम पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, प्रिवेंशन फ्रॉम फ्रॉम इन्फेक्शन, कि भैया आपको इन्फेक्शन से भी बचना है। ठीक है, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम कम हो गया, क्यों, क्योंकि ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून होने की वजह से आप क्या करोगे, एड्रिनल ग्लैंड को बचाने के लिए क्या करोगे, इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स दोगे पेशेंट को। इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स पे जब पेशेंट रहता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो उस समय उसको रिस्क रहता है कि सराउंडिंग इन्फेक्शन की पकड़ सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पेशेंट को इन्फेक्शन से बचने की भी एडवाइस देनी होगी। थर्ड वन, हमें पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। ठीक है, अवॉइड द स्ट्रेसफुल कंडीशन, अवॉइड स्ट्रेसफुल सिचुएशन, सिचुएशन स्ट्रेसफुल सिचुएशन है पेशेंट को अवॉइड करने के लिए कहना है। क्यों कहना है, क्योंकि स्ट्रेसफुल सिचुएशन अगर पेशेंट के अंदर होती है तो उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन की वजह से माय डियर स्टूडेंट्स वहां पर क्या होगा, ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड की बॉडी की डिमांड बढ़ेगी। ऑलरेडी नहीं है, डिमांड और बढ़ गई तो क्राइसिस डेवलप होने के चांसेस ज्यादा
हो जाता है। ठीक है, वहां पर अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जो कि मैं अभी आप ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया है, ये देखो सारा हमने डिस्कशन वही किया है जो मैं आप लोगों के साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्रॉपर हमने डिस्कशन कर लिया है कि क्यों हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, कंडीशन है वो अवॉइड करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि ये क्या करती है, डिमांड को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से क्या करा हो जाता है, पेशेंट के अंदर एडिशन क्राइसिस डेवलप हो जाता है। फोर्थ वन है अवॉइड द ओवर द काउंटर यूज ऑफ मेडिकेशन। अवॉइड द ओवर द काउंटर यूज ऑफ मेडिकेशन। यूज ऑफ ओवर द काउंटर यूज ऑफ मेडिकेशन की कोई भी दवाई आप लोगों को ऐसे बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, बिना डॉक्टर की सलाह के, डॉक्टर के बिना डॉक्टर के आपको कोई दवाई नहीं लेनी है। ऐसा नहीं कि झाड़ फूक के चक्कर में फंस जाओ। ठीक है, बिन आप आयुर्वेदिक दवाई भी ले रहे हो, एलोपैथिक दवाइयाँ भी ले रहे हो, तो वो सारा मिक्सचर नहीं बनाना है, एक पे विश्वास करना, उसके साथ हमें चलना होगा। साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा, डाइट मॉडिफिकेशन। अब ऐसे पेशेंट के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट, डाइट के अंदर भी मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो डाइट के अंदर कौन कौन से मॉडिफिकेशन करने की जरूरत होगी पेशेंट को, वो देखना। तो हमें क्या करना है, पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करनी है। क्या करना है, हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट, पेशेंट को हाई प्रोटीन डाइट देना है। साथ ही साथ हमें कार्बोहाइड्रेट, हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट हमें देनी है। और डाइट में हमें वो सारे डाइटरी सॉल्यूशन या डाइटरी सप्लीमेंट ऐड करने हैं जो डाइटरी सप्लीमेंट कौन से, कैल्शियम एंड विटामिन डी। कैल्शियम एंड विटामिन डी के सप्लीमेंट्स हमें ऐड करने हैं। किसमें ऐड करने हैं, डाइट के अंदर हमें ऐड करने हैं। कैल्शियम के और विटामिन डी के सप्लीमेंट हमें ऐड करने होंगे कि पेशेंट के अंदर जो ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे रहे हैं एचआरटी की वजह से, ऑस्टियोपोरोसिस का डेवलपमेंट ना हो जाए। उसके लिए हमें पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, और ये डाइट मॉडिफिकेशन हमें करने पड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये था हमारा अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, वो है एडिशन डिजीज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे एडिक्शन क्राइसिस के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुशिंग सिंड्रोम या कुशिंग डिजीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो लास्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एडिक्शन क्राइसिस कवर करेंगे, कोशिश करेंगे उसको पूरा कंप्लीट हम कवर कर सकें। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आज की लेक्चर वीडियो की क्लास आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगी। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट रहा है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम डेफिनेटली आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। तो आज का ये वीडियो आप लोगों की नर्सिंग के साथ हेल्प करे, प्लीज डू कंसीडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब